नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी घटना का जिक्र करने के लिए जिसे आप अपनी आंखों के सामने दुनिया को बंटते हुए देख रहे हैं। जो कभी एक साथ मित्र हुआ करते थे, उन्हें संभवतया आने वाले समय में एक दूसरे का दुश्मन बनते देखेंगे। जी हां साथियों, आज मैं जिस चीज का जिक्र कर रहा हूं वो है ट्रंप की वजह से यूरोपियन यूनियन, साथ में नाटो, साथ में यूएन, इनकी स्थितियों में आने वाला बदलाव। संभवतया आने वाले समय में जिस यूरोपियन यूनियन को हमेशा ट्रंप के साथ देखा या कहिए अमेरिका के साथ देखा, वो इनके अगेंस्ट जाने वाली है। जिस नाटो की वजह से दुनिया एक साथ थी, हो सकता है वो टूटने की नौबत आ जाए। जिस यूएन में आज तक क्रेडिबिलिटी थी, अमेरिका शायद उसे वैसे ही छोड़ दे जैसे उसने डब्ल्यूएचओ छोड़ दिया था। तमाम बातें आज आपके साथ में करने जा रहा हूं। जल्दी से ब्रीफ करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहचानिए इस तस्वीर को, जिस तस्वीर ने पूरी दुनिया का जियोपॉलिटिकल दिमाग हिला के रख दिया है। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई नोकझोंक का। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई नोकझोंक को आप सबने शुक्रवार को होते देखा, जब अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस के टोकने पर ट्रंप और जेलेंस्की आमने सामने हो गए। एक डील होते होते रह गई। मिनरल्स की डील जो होने वाली थी वो कहीं बीच में अटक गई। अब यह घटना जैसे ही घटी, दुनिया दो धड़ों में बट गई। एक धड़ा था जो जेलेंस्की की तारीफ कर रहा था और एक धड़ा था जो ट्रंप की तारीफ कर रहा था। ट्रंप की तारीफ करने वाले मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की तारीफ कर रहे थे कि राष्ट्रपति हो तो ऐसा जो अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो। लेकिन वो ऐसा कहने वाले लोग संभवतया ये भूल रहे हैं कि ये उस स्थिति में है कि ये किसी भी देश के सैंक्शंस लगाने की ताकत रखता है। कोई और देश इनकी तरह रवैया नहीं अपना सकता, क्योंकि उन देशों की और देशों पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस रहती है। वहीं दूसरी तरफ लोग तारीफ में थे जेलेंस्की के, और उनकी तारीफ की मेजर वजह थी कि माना कि आपकी सूझबूझ की कमी से आज ये नौबत आई, लेकिन सूझबूझ की कमी क्या पता होनी ही थी, ये युद्ध तो होना ही था। क्योंकि जेलेंस्की के आने से पहले भी रशिया कभी नहीं चाहता था कि यूक्रेन का स्वतंत्र अस्तित्व हो, तो वो किसी ना किसी बहाने से ही वो इन पर हमला करता। लेकिन ये जिस तरह से इनके सामने खड़े होकर अपने पक्ष को रखते चले गए, दुनिया इन दो के बारे में पूरी तरह बट गई। खैर, जो भी हुआ, इस बंदे ने फिर एक कदम और उठाया। और क्या उठाया भाई साहब, ये यहां से निकलते हैं। हमने इस पर पूरा सेशन किया था, संभवतः आपने देख लिया हो, और मैं फिर से एक दो दिन की मोहलत और चाहता हूं आपके सामने। ट्यूसडे ऑनवर्ड्स हम आपके सामने वापस से सशरीर कैमरे पर दिखाई देने लगेंगे, फेसलेस होने के लिए। एक दो दिन के लिए आप प्लीज़ और हमारे साथ सहयोग करें। तो फिलहाल के लिए मैंने ये सेशन किया था जिसमें मैंने ये बताया था कि कैसे वर्ल्ड मीडिया के सामने ट्रंप ने जेलेंस्की को फटकारा था। ये जानकारी हमने आपको अपने सेशन में दी थी। ये घटना घटी फ्राइडे के दिन। फ्राइडे के दिन घटना घटी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अमेरिका के दोगलेपन से हो सकता है सदमे में चले जाते हैं कि दुनिया जहां जा रही है ये भाई साहब उल्टे चल पड़े हैं। ये वो भाई साहब हैं जो कि पुतिन को जेन्युइन आदमी बता रहे हैं, बाकी सबको डिक्टेटर कहना शुरू कर दिए कि सब तानाशाह हैं। जिसको दुनिया तानाशाह कह रही है वो अच्छा आदमी है। इन्होंने सारी परिभाषाएं बदल दी। खैर, इन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। ये भाई साहब अपना बोरिया बिस्तर उठाए और निकल पड़े यूरोपियन यूनियन की तरफ। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? अच्छा देखिए, यूरोपियन यूनियन अगर आपको जानना हो तो फिलहाल के लिए इतना समझिए कि यूरोप के 27 देश ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कुछ एक दूसरे के साथ साझा किया हुआ है। चाहे फिर वो एक दूसरे के साथ में सुरक्षा की बात करते हों, व्यापार की बात करते हों, अपने साझा रणनीतिक हितों की बात करते हों, चाहे ट्रेड की बात करते हों। हालांकि सुरक्षा के रूप में ये लोग अपनी कॉमन फोर्सेस नाटो के साथ रखते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से मुद्दों पर ये सभी देश एक साथ मिलते हैं। खैर, इस बात को मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यूरोपियन यूनियन के ही अध्यक्ष रही उर्सुला वॉन डेन ने जेलेंस्की को बहुत सारी बधाई दे डाली थी। किस बात पर? आइए मैं आपको एक बार ट्वीट दिखाता हूं। आपको याद होगा, जिस समय जेलेंस्की को फटकार पड़ रही थी, कहां से फटकार पड़ रही थी? ट्रंप से। ट्रंप कुछ भी अंटशंट इनको कहे जा रहे थे, और इनके साथ में कहा जा रहा था, कुछ इस तरह की न्यूज़ भी चलने लगी कि जेलेंस्की ने कुछ गंदी गाली बक दी थी, इसलिए ऐसा होने लगा। वो तमाम प्रकार की बातें मीडिया के दौर में दौड़ने लगती हैं, लेकिन जो हुआ वो सबने देखा। ऐसे में उर्सुला वॉन डेन ने जेलेंस्की को लाइन बोली कि देखो भाई, आपकी डिग्निटी, योर डिग्निटी ऑनर्स द ब्रेवरी ऑफ यूक्रेनियन पीपल। आप मजबूत रहिए, बहादुर रहिए और निडर रहिए। आप अकेले नहीं हैं डियर प्रेसिडेंट, हम आपके साथ काम करते रहेंगे, लास्टिंग पीस के लिए काम करते रहेंगे। अच्छा, यूरोप का ये कहना, जब कहना, देखिए ये बहुत बड़ी बात है। ये बात बड़ी इसलिए है कि ये उस समय कही गई बात है जिस समय पर जेलेंस्की के खिलाफ ट्रंप हो चुके हैं ओपनली, और उस समय यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष इस तरह की बात बोल रही हैं।
तो ये अपने आप में बड़ी बात निकलती है। और बस इसी बात को पाते ही तुरंत प्रभाव से जेलेंस्की निकल लिए यूरोप की यात्रा पर, और यूरोप की यात्रा में पहुंचे इनके पास, कीर स्टारमर के पास, यूके के प्राइम मिनिस्टर के पास। अच्छा, यूके के प्राइम मिनिस्टर की क्या कहानी है? देखो, पहले तक तो ये भी यूरोपियन यूनियन के ही मेंबर हुआ करते थे, लेकिन अब यूरोपियन यूनियन से निकल करके यूरोप में अपनी अलग छवि रखते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से फैसले ईयू के साथ साथ ही लेते हैं। ठीक है साहब। अब ऐसे में इनके पास ये पहुंचते हैं, खबर आती है, ये रही आपके सामने। आप पहुंच जाते हैं शनिवार के दिन, और यहां पर इनका जोरदार स्वागत किया जाता है यूके के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ये वही यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको 2 दिन पहले ट्रंप ने ये कह करके शर्मिंदा किया था सबके सामने कि क्या आप हमारे बिना रूस से झगड़ पाओगे? Between our two countries. That is why this is the greatest alliance for prosperity and security I think the world has ever seen. Whenever necessary, we absolutely backed each other up, and that's at the Could you take on Russia by yourselves? Well, all right, one or two more. Yes. तो ये कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि ये तैयार नहीं थे। हालांकि मैं आइडियोलॉजिकली बता दूं तो एलॉन मस्क इनसे काफी खफा रहते हैं, क्योंकि ये बाइडेन के पक्ष के माने जाते हैं। फिर भी इनकी अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो इमेज है वो डेमोक्रेटिक प्रकार की है, अर्थात एक प्रकार से ये बाइडेन के समर्थक माने जाते हैं, और बाइडेन मतलब जेलेंस्की के समर्थक माने जाते हैं। तो इन्होंने इनका वार्म वेलकम किया कि आप आइए, और भाई साहब वेलकम के साथ साथ इनको लगभग 2.25 बिलियन पाउंड टिका दिया। अब यहां पर एक शब्द है बड़ा, और वो है लोन टिका दिया। अब आप कहेंगे ये लो जी, हो गया बराबर मामला। अमेरिका भी तो यही कह रहा था सर इतने दिन से कि अगर अमेरिका ने 350 बिलियन डॉलर का अनुदान दिया है, एड दी है, तो वो एड के बदले में कुछ मांग रहा है, यानी कि एड को वो लोन कन्वर्ट करने की बात कर रहा है, जस्ट लाइक यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन जब भी कोई मदद देती है वो मदद के रूप में नहीं देती, वो लोन के रूप में ही देती है। अमेरिका ने एड के रूप में दिया था, लेकिन ट्रंप उसे लोन में कन्वर्ट करवा रहे हैं। गलत क्या है? चलिए तो मैं आपको बताता हूं ये क्या हुआ। इस खबर को थोड़ा और डिटेल में अब समझते हैं। देखो, यहां जो ये लोन लिखा है, असल में ये लोन कुछ और है, और ये क्यों दिया गया है? वेपन प्रोडक्शन के लिए, कि यूक्रेन आप पैसे लो और अपने हथियार बनाओ। तो अब आप पूछेंगे तो साहब ये तो गलत बात हो गई ना। तो आइए इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं, और डिटेल में समझने के लिए ये तो वो आदमी है जो कि वादे से पलट गए, तो इस बात को तो हटा ही दो। अगर डे 1 पर ही कोई व्यक्ति लोन कह करके पैसे दे रहा है तो वो ज्यादा स्पष्ट है। लेकिन इस पूरी कहानी को हम और आपके सामने डिटेल से डिस्कस करते हैं। देखो, जैसे ही जेलेंस्की यहाँ पहुंचते हैं, पहले तो उस यात्रा को देखो। यहाँ पर जब ये पहुंचते हैं तो इनके लिए बड़ा कैनवॉय तैयार किया जाता है कि साहब आओ, इनको बुलाया जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो हुई, जब ये यहाँ पहुंचते हैं ना जेलेंस्की, तो कीर स्टारमर जो हैं, जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इन्हें वार्म वेलकम देते हैं, और पूरे रास्ते में इनको चेरिश किया जा रहा होता है। मतलब पूरे रास्ते में जो यूके के लोग हैं वो इनको बधाई दे रहे होते हैं कि आप झुके नहीं। मतलब इनके साथ कुछ वैसा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जैसे अभी एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जेलेंस्की ने जो है बिल्कुल वैसे ही किया जैसे महात्मा गांधी जी करके आए थे कभी यूके के साथ। मतलब इन्होंने अपने आप को ना तो ड्रेस बदली, क्योंकि यूके के जब एक बार महात्मा गांधी जी जब गए थे गोलमेज सम्मेलन में, तो उनकी ड्रेस के ऊपर ये सवाल उठा था कि आप ये कपड़े क्यों पहनते हैं, आप यहाँ पर कोट पैंट क्यों नहीं पहन के आए। बिल्कुल वैसे ही इनके साथ भी हुआ। अमेरिका में जब ये थे तो इनसे सवाल पूछा गया, आप ये कपड़े क्यों पहन के आए हैं, आप कोट पैंट क्यों नहीं पहन के आए। तो इन्होंने कहा कि शांति आ जाएगी तब पहन लूंगा मैं। बिल्कुल जैसे महात्मा गांधी जी अपने देश के लिए कहते थे, बिल्कुल कुछ उस तरह से इन्होंने अपनी बात रखी। तो लोग इनका यूके में बड़ा सम्मान कर रहे थे। अच्छा, इनका जोरों से स्वागत हुआ, जोरदार नारे लगते रहे पूरे रास्ते में, और जेलेंस्की के साथ जो ये नारे लगे तारीफ में, इसके बाद में प्रधानमंत्री बोले, कीर स्टारमर बोले कि हम आपके और यूक्रेन के साथ हैं, भले ही इसमें कितना भी वक्त क्यों ना लगे। जेलेंस्की ने इस सपोर्ट के लिए शुक्रिया किया। देखिए, very, very welcome here in Downing Street. As you heard from the cheers, you have full backing across the United Kingdom. We stand with you, with Ukraine, for as long as it may take, and to achieve what we both want to achieve, a lasting peace. Thank you very much, Keir. Prime Minister, happy to be here. People of the United Kingdom, such big support from the very beginning of this war. Thank you. We are very happy in Ukraine that we have such friends. Fantastic. Thank you.
You have full backing across the United Kingdom. हाँ, across the street you have full backing. ये आपने अगर लाइन सुनी कि आपको पूरा पूरा बैक किया जा रहा है, मतलब आपके साथ में लोग खड़े हैं, यूके के अंदर नारे लग रहे हैं आपके लिए, लोग समर्थन में हैं और ब्रिटेन आपके साथ खड़ा है, ये बात इनको बोली जाती है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिकल शिफ्ट दिखाती है। मतलब अगर आप किसी को ये बोल रहे हो, ट्रंप ने जिसको ये कहकर भेजा हो कि जाओ हम तुम्हारा युद्ध में साथ नहीं देंगे, हम पीछे हट रहे हैं, उसी के एक दिन बाद यूके के प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, यूके वाले साथ हैं, ईयू का भी आप कुछ ऐसा ही कह रहे हैं, ये हो क्या रहा है? मतलब यूएसए वर्सेस ईयू हो रहा है क्या? चल क्या रहा है? चलिए इसको भी थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। तो होता क्या है, पहले तो मैं आपको लोन के बारे में बताता हूं और फिर ऐसा क्यों हो रहा है उसके बारे में बताता हूं। देखिए, सबसे पहले तो लोन समझ लीजिए। जो इनको लोन दिया गया है ना, वो असल में G7 स्कीम के तहत दिया गया लोन। अब आप पूछेंगे सर ये क्या होता है G7 स्कीम? G7 स्कीम क्या है कि जिस समय पर रूस ने हमला किया था यूक्रेन पर, तो रूस की जितनी भी संपत्ति थी G7 देशों में, उसको सीज कर लिया गया था और उस सीज की हुई संपत्ति को भविष्य में यूक्रेन के पुनर्निर्माण में उपयोग में लिया जाएगा, ये वादा किया गया था। तो देखें, आप ये देखें, दिस इज द यूके कंट्रीब्यूशन टू द G7 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेवेन्यू एक्सेलरेशन ERA लोन to Ukraine scheme through which G7 countries will collectively provide $50 billion to support Ukraine। अब आपका दिमाग फिर दौड़ेगा कि साहब G7 के अंदर तो अमेरिका भी बैठा है। बिल्कुल बैठा है, अमेरिका तो इस समय चाहता ही लोन देना है ना, एड तो देना ही नहीं चाह रहा है। ट्रंप क्या बोल रहे हैं कि मेरा पैसा लोन कर दो, इसको एड मत कहो, यही तो लड़ाई चल रही है। अच्छा, लेकिन उस लड़ाई में भी यू के साथ नहीं, वो जेलेंस्की साथ नहीं हो रहे हैं, लेकिन G7 के साथ में ये सवाल निकल के आया कि सर ये 50 बिलियन कहाँ से, मतलब कहानी क्या है? तो इसका थोड़ा इतिहास जानते हैं, उससे पहले इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है यूके का लोन है, वेपन प्रोडक्शन के लिए दिया जाएगा, यूक्रेन इससे हथियार बनाएगा। तो एक बार G7 कंट्रीज आप देख लें, कनाडा, यूके, यूएसए, यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, इटली, फ्रांस और जापान, ये मिलकर के बनाते हैं। ऐसा कैसे होता है? तो देखें जनाब, बात ऐसी है कि जिस समय रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ, उसी समय पर G7 ने रूस के जितने भी एसेट थे ना, उन सबको सीज कर लिया था और सीज करके उनको इकट्ठा करके एक फंड बना लिया और वो था 50 बिलियन का। अब आप पूछेंगे कौन से एसेट सीज कर लिए? तो भाई रूस की क्या है, जैसे मान लीजिए कि कहीं कोई फैक्ट्री चल रही है, कहीं कोई कंपनी चल रही है इन G7 देशों में, उसको सीज करके अपने पास रख लिया और उससे $50 बिलियन इकट्ठे किए और इन 50 बिलियन में से ही यूक्रेन को पैसा दिया जाएगा, ये डिसाइड किया गया इन G7 देशों के द्वारा। ठीक है, तो ये आप अक्टूबर 2024 की कटिंग देख रहे हैं, जिसमें G7 ने $50 बिलियन यूक्रेन को लोन देने की बात कही थी अक्टूबर के अंदर। ठीक है साहब, $50 बिलियन कहां से आएगा? तो रूस की जब्त की गई संपत्ति से। तो ये पैसा कहां से आया? तो ये जो 2 बिलियन आप सुन रहे हैं, $2.25 बिलियन लोन, असल में ये G7 की ही संपत्ति से दिया गया पैसा है। उम्मीद है आपको ये बात अब समझ में अच्छे से आ गई हो। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं यूरोपियन यूनियन की तरफ। तो जैसे मैंने अभी कहा कि यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट बोल रही हैं जेलेंस्की तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो आपके दिमाग में एक बड़ा प्रश्न आएगा और वो बड़ा प्रश्न ये है कि भाई साहब, इतनी यूरोपियन यूनियन वालों की हिम्मत कहां से हो गई कि वो ट्रंप के खिलाफ खड़े हो सकते हैं? मतलब ट्रंप बोल रहा है और वो कह रहे हैं कि बेटा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ट्रंप ने तुम्हारी बेइज्जती कर दी, कोई बात नहीं। ट्रंप ने डांट दिया, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। अब देखो, न्यूज़ ये है कि यूरोपियन यूनियन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। किस बात पर? यूक्रेन के लिए, कि यूक्रेन के लिए सब हम बात करेंगे। तो ये खबर देख रहे हैं, यूरोपियन लीडर रैली बिहाइंड जेलेंस्की आफ्टर ट्रंप क्लैश, और ये साहब बुला लेते हैं कि आइए हम चर्चा करेंगे जेलेंस्की के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो यूरोपियन यूनियन क्या अपने आप को दुनिया में एक नए लीडर के रूप में देखना चाहता है? जस्ट लाइक अमेरिका, जैसे अमेरिका अपने आप को एज ए लीडर देखता है, तो क्या यूरोपियन यूनियन भी अपने आप को वहां देख रहा है क्या? अब ये सवाल मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये तो सत्य हो चुका है कि ये लोग खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन जा क्यों रहे हैं, अब इसको समझ लेते हैं। देखो, आपने अगर सुना हो तो जेलेंस्की बार बार एक ही लाइन बोल रहे थे ट्रंप के सामने, और वो क्या कह रहे थे कि सर देखो, आपकी जो देश है ना, इसके दोनों तरफ ओशियन है, आपके दोनों तरफ ओशियन है, एक तरफ पैसिफिक है और एक तरफ अटलांटिक है, आपको टेंशन नहीं है। लेकिन जिस दिन आप इस चीज को समझ पाएंगे ना कि युद्ध क्या होता है, अब जैसे हमारा देश है,
इतने सारे देशों के साथ, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इतनों के साथ बॉर्डर साझा कर रहा है, तो हमको हर जगह पर अपनी सेना बैठानी होती है, हमको हर जगह बॉर्डर के ऊपर इन्फिल्ट्रेशन का ध्यान रखना पड़ता है। अमेरिका के साथ क्या है, एक तरफ कनाडा है जो डेवलप्ड कंट्री है, दूसरी तरफ मैक्सिको है जहां दीवार खींच दी, तो भाई बाकी तो सब तरफ समुंदर ही है, तो उसको कोई टेंशन होती नहीं है। लेकिन यूरोप को अगर आप देखें तो ये तो छोटे छोटे जिलों जैसे देश हैं। मतलब आप देखें तो अब देखिए ये रहा यूक्रेन, है ना। अगर आप यूक्रेन को देखें तो इसके साथ में एक देश जुड़ा है यूरोपियन यूनियन का, नाम है पोलैंड। इधर देखिए लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, इधर देखें तो मालदोवा, ये सारे वो देश हैं, रोमानिया, ये वो सारे देश हैं जो यूक्रेन के जस्ट बाद यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं, और ये देश नाटो सदस्य भी हैं। मतलब ऐसे समझें कि यूक्रेन पर अगर कब्जा हुआ, अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, रशिया ऐसे पागल क्यों हो रहा है देश पर कब्जा करने के लिए। तो देखो रशिया का तो एकदम सिद्धांत सीमित है। उसका कहना यह है कि 1991 से पहले हम यूएसएसआर हुआ करते थे, तब ये सब देश हमारा ही तो हिस्सा हुआ करते थे। ये जितने भी छोटू मोटू देश आप देख रहे हो ये सब हमारे थे। तो अगर हम उन्हें वापस 2025 ऑनवर्ड्स जोड़ लें अपने साथ, वापस अपने साथ ही इंट्रोड्यूस कर लें, तो फिर बुराई क्या है। ठीक है, तो यूएसएसआर तो अपनी पुरानी खोई हुई नीति, अब मतलब पुरानी खोई हुई जमीन को पाने निकला है, इसको कहिए तो एक्सपेंशन करने निकला है। तो यूक्रेन पर अगर ये सक्सेसफुल होता है तो भाई ये घटना यही नहीं रुकेगी, ये आगे वाले देशों में भी जाएगी। आपको पता हो तो यूक्रेन के विषय पर अमेरिका ने और रूस ने खुद से डील कर ली। ये खुद से जो डील कर ली ना कि हम शांति लाएंगे, असल मायने में एक तरफ अमेरिका भी विस्तार चाह रहा है, आपने देखा होगा, पनामा को धमका दिया, ग्रीनलैंड को धमका दिया, कनाडा को धमका दिया, अब यूक्रेन को धमका दिया। मतलब ये भी चाहते हैं कि दुनिया में विस्तार करें और ये भी चाहते हैं दुनिया में विस्तार करें। अच्छा, इस विस्तार को आप यहां भी देख सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले जो वोटिंग हुई थी उसमें अमेरिका ने पूरी दुनिया के खिलाफ जाकर रूस के समर्थन में वोट कर दिया था। मतलब ये दो लोग ऐसे मिल गए जो कि इस बेचारे को इसलिए डांट रहे हैं ताकि दुनिया पर अपना सिक्का कायम कर सकें। ये चाहते हैं कि इनका विस्तार पनामा तक हो जाए, वो चाहते हैं कि उनका पुराना यूएसएसआर वापस आ जाए। तो दुनिया के दो बड़े शक्तिशाली देश विस्तारवादी नीतियां अपना रहे हैं। अच्छा, विस्तारवादी नीतियों में अगर आपको याद हो तो ये वही वाला दौर है जो कि एक समय भारत के ऊपर जब अंग्रेजों का शासन था उस समय फ्रांस और ब्रिटेन बिल्कुल ऐसे ही चलते थे। तो इस समय यूएसएसआर में बैठे, मतलब यूएसएसआर की पुरानी वापसी और अमेरिका का विस्तार, ये दोनों इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है और वो वायरल है डिबेट का। किस डिबेट का वायरल है ये? अगर आपको याद हो तो अमेरिकी राष्ट्रपति के इलेक्शन में डिबेट होती है और डिबेट में हमेशा जो दोनों कंटेंडर्स होते हैं वो अपनी अपनी बात रखते हैं। तो ये उस समय की उपराष्ट्रपति थी, इन्होंने अपनी बात रखते हुए कमला हैरिस ने एक बात बोली थी, आपको सुनना चाहिए। उस बात में इन्होंने I believe the reason that Donald Trump says that the war would be over within 24 hours, he would just give it up. ये कुछ भी And करने that's को not तैयार who है। we are और as उनके Americans. साथ के नाम Let's पर understand what अगर happened. ये I राष्ट्रपति actually बनते हैं met तो with पुतिन Zelensky कीव के अंदर a few आकर घुस days जाएंगे, before कीव के अंदर आकर Russia घुस जाएंगे, यूक्रेन की tried राजधानी में आकर to बैठेंगे। अभी क्या हो रहा है, इनका जो ये बयान है ना, ये बड़ा वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि भाई इन्होंने इतना पहले प्रेडिक्ट कर लिया था कि ये आदमी पूरी तरह से साथ छोड़ देगा और ये कीव के अंदर उसको घुसा देगा। क्यों? बोले ये दोनों मित्र हैं। और मित्रता किस बात की? इन्हें भी देश बढ़ाना है अपना चारों तरफ और इन्हें भी बढ़ाना है, बाकी लोग पिसते रहो। यही कारण है कि ये सबको चुप कराए चल रहे हैं। ठीक है साहब। अच्छा, अब आप पूछेंगे लेकिन सर यूरोपियन यूनियन को यूक्रेन का साथ मिलने का कोई बड़ा रीजन क्या है? तो देखिए, जेलेंस्की ने पूरी दुनिया को चेता दिया था कि देखो आपको लग रहा है कि हमारा देश पिट रहा है, आप ये मत भूलिए कि थोड़े दिन बाद एस्टोनिया, लातविया, पोलैंड, मालदोवा का नंबर है। इन देशों के ऊपर रशिया का ध्यान है। पूरी एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक हुआ जिसमें यह पता चला कि रूस यूक्रेन से शुरू होकर के आगे जाएगा स्लोवाकिया, पोलैंड, लातविया, एस्टोनिया, इनको पकड़ने के लिए। अगला नंबर पोलैंड का है। ये बात अब जगजाहिर हो चुकी है। बोले आप लोग खुश हो लो कि मेरे ऊपर कब्जा हो रहा है, लेकिन ये कब्जा आपके ऊपर ही रहा है। ये बात जेलेंस्की ने सबको समझा दी। अच्छा, अब आप पूछेंगे साहब जेलेंस्की ने समझा दी, लेकिन ये देश तो, पोलैंड की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये तो वो देश हैं जो कि नाटो के मेंबर हैं। ये तो अमेरिका के साथ में वो देश हैं जो कि सिक्योरिटी की गारंटी ले चुके हैं कि हाँ भाई अगर आप हमारे ऊपर हमला होगा तो हमें बचा लीजिएगा। तो ये तो सारे के सारे वो देश दिखाई दे रहे हैं, इन पर कोई हमला कैसे कर सकता है? अब आप समझो,
इन पर हमला कैसे कर सकता है। असल में इस समय पर नाटो छोड़ने की धमकी दे चुका है अमेरिका। उम्मीद है आपको याद हो तो एलॉन मस्क ने अमेरिका की तरफ से ये अनाउंस भी कर दिया है कि हम नाटो छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि नाटो के नाम पर हम ही तो खर्चा करते हैं, ये लोग तो कुछ नहीं करते। तो ये बेचारे जो एस्टोनिया जैसे देश हैं, पोलैंड जैसे, स्लोवाकिया जैसे, इनका क्या होगा, इन पर तो हमला हो जाएगा। तो ऐसे में ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो निकला था मार्च के अंदर 2023 में कि इनका फ्यूचर प्लान है कब्जा करना, तो भाई साहब ये बात तो सच है। और ये बात सच इसलिए भी है क्योंकि इन्हें आगे बढ़ते हुए ये मालदोवा वगैरह इसलिए पकड़ने हैं, एस्टोनिया इसलिए पकड़ना है ताकि इन देशों को पकड़ करके फिर से अपना यूएसएसआर बना लें। तो ये जो थॉट प्रोसेस है, इन थॉट प्रोसेस में दोनों की समानता है और यूरोपियन यूनियन का डर लाजमी है, क्योंकि भाई जा तो यूरोप ही रहा है। अगर ऐसा होता है तो इन भाई साहब का तो कुछ जाना नहीं है। ये तो पहले ही कह चुके हैं, ये आने वाले समय में डेनमार्क को धमका देंगे कि ग्रीनलैंड हमें दो, तो ग्रीनलैंड मिल जाएगा और इधर की तरफ से पनामा तक पहुंच जाएंगे। दोनों विस्तारवादी हैं और दोनों ही इस समय के एक्सपेंशन में नजरें गड़ाकर बैठे हैं। इसका मतलब ट्रंप जो हैं वो पूरी तरह से अपने आप को एक ग्रोइंग नेशन के रूप में दिखाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनका वेल्थ एक्सपेंड हो, टेरिटरी एक्सपेंड हो, ये पूरी तरह फैल जाए अमेरिका की। इस समय ये चाहत चल रही है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाए कि ट्रंप को पनामा कैनाल चाहिए, ग्रीनलैंड चाहिए, फिर थोड़े दिन बाद ये और देशों के ऊपर भी अपना हक जताने लगेंगे और ये अमेरिका को बहुत आगे तक फैलाकर देखना चाहते हैं। ठीक है, उसके मैं कुछ बानगी दिखा दूं। देख लो, गल्फ ऑफ अमेरिका नाम दे दिया गल्फ ऑफ मैक्सिको का। ये दूसरा देख लो कि इनको कह दिया कि कनाडा वालों तुम अपने आप को 51वां स्टेट बना लो। इस तरह से ट्रंप पहले कह चुके हैं। ऐसे ही आपने यदि देखा हो तो ग्रीनलैंड को लेकर के डेनमार्क को धमका चुके कि ये हमको दे दो। तो दोनों की दोनों बस उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। ऐसे में अब यूरोपियन यूनियन क्या कर सकता है? तो यूरोपियन यूनियन पर भी ट्रंप अगर ये कुछ ऐसा करता है, यूरोपियन यूनियन कि वो जेलेंस्की के साथ चला जाए, तो भाई यूरोपियन यूनियन को भी धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर भी मैं 25% टैरिफ लगा दूंगा। मतलब इस आदमी के दिमाग में विस्तार की ऐसी सनक चढ़ गई है कि ये आने वाले समय में जितने भी मित्र हैं, जैसे देखो इंडिया के केस में कहा कि रेसिप्रोकल टैक्स लगा दूंगा, कनाडा पर कहा कि टैक्स लगा दूंगा, यूरोपियन यूनियन पर कहा 25% टैक्स लगा दूंगा। मतलब सबको धमकाया चल रहा है ताकि ये खुद को बड़ा आदमी बना सके, खुद को ऐसा व्यक्ति बना ले। तो ऐसे में क्या कोई नई गणित बैठ रही है क्या? देखो गणित तो बैठ रही है। उर्सुला वॉन डेन भारत की यात्रा पर आई हुई थी और प्रधानमंत्री से मुलाकात भी हुई है इनकी, लेकिन इतना जल्दी भारत भी कुछ स्टैंड नहीं ले पाएगा, क्योंकि हमको भी तो अपनी राजनीति बचानी है। हमें पता है कि अमेरिकी इंटरफेरेंस से हमारे देश में क्या बवाल हो सकते हैं, तो हम अपनी राजनीति को बचाने में लगे हैं। हमारी कुछ मजबूरियां रही होंगी, संभवतः उनको बचाने में लगे हैं। इधर ये बेचारे अपने आप को बचाने में लगे, तो सब अभी ट्रंप से ही खुद को बचाते फिर रहे हैं। इनका चेहरा आपको याद इसलिए रहना चाहिए कि स्टारमर का, जिनको इन्होंने कहा था कि तुम क्या रूस के सामने बच पाओगे, हालांकि ये कुछ कह नहीं पाए थे। ठीक है, कुल मिलाकर के अब बात ये है कि अगर ईयू कुछ भी ऐसा करता है तो भाई साहब यूएस तो साफ बोल रहा है हम तो नाटो से बाहर निकल जाएंगे। ये एलॉन मस्क का थोड़ी देर पहले का बयान है, जिसमें उन्होंने एक बयान को ये कहते हुए समर्थन दे दिया। क्या समर्थन दे दिया? कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूं, अगर तुम ये कहते हो कि हाँ हमें नाटो से बाहर निकलना चाहिए, यूएन से निकलना चाहिए, तो तुरंत इन्होंने कहा मैं इस बात को मानता हूं। तो क्या अमेरिका भाई इससे निकलने के बारे में सोच रहा है? और कर सकते हैं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनको अब दोनों तरफ से, एक तरफ पुतिन और एक तरफ ट्रंप, दुनिया में कोहराम मचाने की तैयारी में संभवतः लग रहे हैं। ठीक है, इसी तरफ अमेरिका के अंदर जेडी वेंस के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है यूक्रेनियंस का अमेरिका में कि आपने जेलेंस्की के साथ गलत किया। उनके खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। खैर जो भी है साथियों, आपके सामने है और ये आने वाले समय के लिए कितना घातक होगा ये तो सब देखना होगा। आवश्यकता है कि भारत अपने आप को मजबूती से रखे, अपनी बातों को और स्पष्ट रूप से रखे, और भारत को आवश्यकता है विशेष रूप से हमारे राजनीतिक दल जितने भी हैं वो सब लोग एकजुट हो जाएं और एकजुट होकर के भारत के हितों की रक्षा के लिए सब कुछ प्लान करें, क्योंकि ये चीज जंगल में आग है। ये रशिया यूक्रेन वॉर से भी बड़ी घटना घट रही है। ये घटना गजा और इजराइल की घटना से भी बड़ी घटना है। इस समय पर हमें आवश्यकता है, अदरवाइज अपने बाजारों पर इसका बड़ा नकारात्मक असर देखा जा सकता है। भारत को आवश्यकता है कि ऐसे समय पर एक अलग प्रकार की कूटनीति अपनाएं, वापस से जो हमने गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई थी
उसकी तरफ ध्यान दें और देखें कि किस प्रकार से अपने आप को हम मजबूती से खड़े रख पाते हैं। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। और हाँ, यदि आप चाहते हैं हमारे म्यूचुअल फंड के कोर्सेज में एक्सेस लेना या फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट में एक्सेस लेना, तो हमारे लिंक कमेंट बॉक्स में है। हमारा जीएस फाउंडेशन फॉर यूपीएससी का बैच भी उपलब्ध है और जीएस फाउंडेशन एस जो स्टेट पीसीएस के बैचेस हैं वो भी आपके लिए उपलब्ध है, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।